हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंड, यानी कि हम मैटर के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक हम चैप्टर में काफी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक दो टॉपिक हमारे बच जाते हैं जिसको हम आज कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर के कंप्लीट होते ही बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, वैसे तो हमें काफी सारी चीजें अब पता चल चुकी हैं, तो एक बार क्यों ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसे एक बार समझ लेते हैं। अभी तक हमने बात की है मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मैटर, इसके बारे में हमने बात की कि मैटर क्या है, मैटर बनता किससे है ना, किसको हम मैटर कहेंगे, यानी अगर किसी चीज को हमें मैटर कहना है तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। जैसे हम कहें कि इस पेन को हमें मैटर कहना है, तो क्या कंडीशन चाहिए इसको मैटर कहने के लिए, है ना। तो मैटर क्या होता है, ये हमने समझ लिया था कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे मैटर कहा जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। मैटर बनता किससे है, किससे बनता है, मैटर बनता है टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। ठीक है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के मैटर बनता है। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं एटम। क्या बोल सकते हैं इन टाइनी पार्टिकल्स को, एटम। ठीक है, बाकी एटम क्या है वो तो खैर हम जब सिलेबस हम पढ़ेंगे वहां पर भी पढ़ ही लेंगे। चैप्टर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, फिर हमने बात की कि ये जो मैटर है ये अलग अलग स्टेट में पाया जाता है ना। फिर हमने यहाँ पर बेसिक सी 3 स्टेट्स मैटर की पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि गैसियस स्टेट। अब ये जो तीनों स्टेट हैं, यहाँ पर अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है। तो हमने पहले पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, फिर हमने बात की जो तीनों मैटर हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, फिर हमने बात की कि ये जो मैटर की स्टेट्स है, क्या इनके बीच में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, यानी कि क्या स्टेट को चेंज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बना सकते हैं, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना सकते हैं, गैस से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, अब इन स्टेट को कहा क्या जाएगा, देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को क्या कहा जाएगा, फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज करने को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग। ठीक है, और गैसियस से लिक्विड में चेंज करने को कहा जाएगा कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज करने को कहा जाएगा सब्लिमेशन, और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करने को कहा जाएगा डिपोजिशन कह सकते हैं हम, या डी सब्लिमेशन कह सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन, ये सारी प्रोसेसेस क्या है इसके बारे में हमने बात की थी। ये प्रोसेसेस क्या है, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, और कैसे कैसे चेंज होती है स्टेट वो भी हमने देखा। फिर हमने बात की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे ये जो मैटर की स्टेट है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज होती है। तो ये हमने देख लिया था कैसे जो मैटर की स्टेट है वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करने से वाइब्रेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगता है और स्टेट चेंज हो जाती है। तो दोनों के लिए हमने बात की थी और दोनों के लिए कंडीशंस भी पढ़ी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट, दो तरह की लेटेंट हीट थी, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। फ्यूजन और वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ये बात की थी। लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये डिस्कस किया था। ठीक है, फिर टेम्परेचर के बारे में बात की थी बच्चों कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। तीनों स्केल यानी कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, तीनों स्केल हमने डिस्कस किए थे। कैसे इन तीनों स्केल को कन्वर्ट, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन और सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे,
केल्विन को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर कुछ और चीजें हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, एडिशनल चीजें। बाकी ये टॉपिक तो हमने पढ़ ही लिए थे इतने। फिर लास्ट टॉपिक में हम इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब इवेपोरेशन क्या है वो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज उसी को ही हमें आगे कंटिन्यू करना है, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। और इसके अलावा हमें जो 2 स्टेट और होती है मैटर की, देखो ये 3 स्टेट तो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट तो है, लेकिन इसके अलावा एक और स्टेट है, 4th स्टेट और 5th स्टेट। 4th स्टेट है प्लाज्मा और 5th स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसे एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं इवेपोरेशन से। लेटेंट हीट के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ लिया था। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, एलपीजी, सीएनजी या ड्राई आइस, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, ठीक है, इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर कम भी करना पड़ता है, ये भी समझ जाना है, ठीक। तो ये सब आप रिवाइज कर लेना। फिर हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन के बारे में, और बहुत अच्छे से हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका देख लिया था। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि इवेपोरेशन एक बल्क फिनोमिना नहीं है। इवेपोरेशन क्या है बच्चों, एक सरफेस फिनोमिना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना, बल्क में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। लेकिन जब हम सरफेस फिनोमिना की बात करें, यानी कि इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, केवल पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, फिर नेक्स्ट पार्टिकल सरफेस पे आते हैं, फिर वो इवेपोरेट होते हैं। होता कैसे कैसे ये प्रोसेस है, देखो। जैसे कोई भी चीज हो रही है, जैसे हमने कहा कि जब हम मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने के बाद जो हमारा फ्लोर है वो गीला होता है, उसमें पानी रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है, वो पानी, है ना, हो जाता है पानी गायब, ठीक, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब क्योंकि वहां पर तो हमने कोई हीट नहीं दी, या उस पानी को बॉयल, तो फ्लोर को तो बॉयल नहीं किया, ना ही फ्लोर को हीट किया कि वो बॉयल होगा, लेकिन अपने आप ही पानी सारा गायब हो जाता है। वहीं अगर हम उस रूम में फैन भी चला दें तो फैन चलाने से पानी और जल्दी इवेपोरेट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पानी जो है वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है कि क्या मतलब है कि वो गायब तो नहीं होता है, यानी कि वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है, इसीलिए वो हमें वहां पर नहीं दिखाई देता, वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कैसे होता है, क्योंकि हमने कोई हीट तो दी ही नहीं है, लेकिन सराउंडिंग में तो हीट है ना, वो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब जिस दिन हीट ज्यादा होगी उस दिन इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा, हीट बहुत कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। तो चलो, तो वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है वो हम सबको पता है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेट वो करने लगते हैं, नीचे वाले पार्टिकल के साथ अपना बॉन्ड तोड़ करके, या हम कहें अपने अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको ब्रेक करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी होता है, हर जगह होता है। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये नीचे वाले पार्टिकल से जुड़े हुए भी तो हैं, नीचे वाले पार्टिकल से भी तो जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सरफेस के पार्टिकल बिल्कुल अलग ही हो गए, नहीं, नीचे वाले पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ अपना अट्रैक्शन का फोर्स तोड़ करके ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। सरफेस फिनोमिना इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, ऐसे नहीं कि नीचे वाले पार्टिकल पहले इवेपोरेट हो जाएंगे, नहीं, पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, फिर जो नीचे वाले पार्टिकल है अब वो सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट, फिर उससे नीचे वाले पार्टिकल सरफेस में आएंगे, फिर वो इवेपोरेट, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। सिंपल लिक्विड से गैसेस स्टेट में ये चेंज होता है। Therefore, particles at the surface with higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and gets converted into vapor. This phenomena is called evaporation. और इस phenomena को ही evaporation कहा जाता है। चलो, क्लियर है, इतना हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन।
चलिए, तो बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करना ये क्या होता है, यानी कि बच्चों जैसे कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में भी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम कहें मोबाइल फोन है या टीवी है, ठीक है, तो टीवी चल रहा है या मोबाइल फोन हम चला रहे हैं या मोबाइल हम चला रहे हैं या गेम्स हम खेल रहे हैं, तो उस दौरान हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। यानी कि टीवी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी पढ़ाई का रेट है वो कम हो रहा है। टीवी की वजह से हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर टीचर हमारे बगल में खड़ा है, ठीक है, कोई टीचर हमारे साथ है, तो हमारी पढ़ाई का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यानी कि पढ़ाई का रेट जो है वो डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, यानी कि कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो पढ़ाई का रेट कम हो रहा है, अगर कोई टीचर आपके साथ है या आप एग्जाम पास में आने वाले हैं तो पढ़ाई का रेट जो है बढ़ भी जाता है। वैसे इवेपोरेशन के साथ भी है। तो कुछ फैक्टर ऐसे जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर तो ऐसे होंगे जिनसे इवेपोरेशन और अच्छे से होगा, और ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इवेपोरेशन को कम कर रहे होंगे, जिनकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, या हम कहें कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे होंगे कुछ फैक्टर। ठीक है, दोनों तरह से, कुछ इंक्रीज भी कर रहे होंगे, कुछ डिक्रीज भी कर रहे होंगे। तो चलिए इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया यानी कि जैसे देखो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज on increasing the surface area of the liquid. Evaporation is surface phenomena. अब जैसे कि हमने अभी तक पहले भी पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना क्यों कह रहे हैं कि पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, फिर नेक्स्ट बैच आता है, नेक्स्ट जो नीचे वाले पार्टिकल है अब वो सरफेस में आएंगे, अब वो इवेपोरेट होंगे। ठीक, लेकिन ये सरफेस फिनोमिना इफेक्ट कैसे कर रहा है, यानी कि सरफेस एरिया इफेक्ट कैसे कर रहा है। देखो, अब हमारे पास हमने दो कंटेनर लिए, लेकिन दोनों कंटेनर का जो साइज है वो अलग अलग है। मान लो एक कंटेनर ए जो है वो कुछ ऐसा है, कंटेनर ए, और एक जो कंटेनर बी है वो ऐसा है, यह कंटेनर बी। अब ये चौड़ाई में ज्यादा है, ये लंबाई में ज्यादा है, कि ब्रेथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक, अब दोनों कंटेनर जो है वो क्या कर सकते हैं, वो 50 ml वाटर को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 50 ml तो दोनों कर सकते हैं होल्ड। या कितना भी मान लो 1 लीटर है या कितना भी ml आप मान लो। ठीक, तो मान लो हमने इसमें कुछ अमाउंट वाटर डाला, और उतना ही वाटर, जितना वाटर हमने बीकर ए में डाला है उतना ही वाटर हमने बीकर बी में डाला। मान लो हमने बीकर ए में 2 गिलास पानी डाला है, तो बीकर बी में भी हम 2 गिलास पानी ही डालेंगे। ठीक है, दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों में ही 2 गिलास पानी आ जाता है, दोनों में 2 गिलास पानी आ जाए। क्लियर। अब हम कहें कि दोनों को हमने सेम जगह पर रख लिया, जहां पर टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब हम एक दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं और एक दिन के बाद आके देखते हैं। तो एक दिन के बाद आप जब इस पानी को वापस से दोनों ग्लास में डालोगे तो आप क्या देखोगे, इससे तो केवल एक ही ग्लास फिल हो रहा है, लेकिन इससे एक ग्लास फिल हो रहा है, दूसरा ग्लास भी फिल हो रहा है आधा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्या समझ में आया। अगर आप यहाँ पर इवेपोरेशन के रेट के बारे में बात करोगे, दोनों को हमने एक ही जगह में रखा हुआ है, दोनों में बराबर पानी है, लेकिन फिर भी इसमें इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, यानी कि इसमें ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है एक टाइम पर, और इसमें इवेपोरेशन कम हो रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है इनके सरफेस एरिया की वजह से। हमने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है और इसका सरफेस एरिया कम है। इसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, यानी कि एक टाइम पर इसके इतने सारे पार्टिकल, जितने सरफेस ज्यादा सरफेस एरिया, सरफेस पर पार्टिकल भी उतने ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया बड़ा है तो पार्टिकल भी उतने ज्यादा होंगे, तो इतने सारे पार्टिकल एक टाइम में इवेपोरेट हो सकते हैं। ये सारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर सरफेस में केवल एक बार में इतने ही पार्टिकल इवेपोरेट हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों में देखो तो ए में ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो सकते हैं एक टाइम पर, जबकि बी में एक टाइम पर कम पार्टिकल इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक टाइम पे ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि ऑब्वियसली इसमें जो इवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा होगा और इसमें कम। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेट है, या हम कहते हैं इवेपोरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया।
ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका इवेपोरेशन जल्दी होगा, इसका कम है तो इसका इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, इसके इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम होगा। तो इस इवेपोरेशन को हटा के आप रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब ये बात सबको पता होती है ना, सबको पता है, यानी कि हो सकता है आपको पता नहीं हो लेकिन आपकी मदर्स को या जो भी आपके घर में कपड़े धोते हैं उनको पता होगी, है ना। क्योंकि जब हम कपड़े धुलते हैं तो छत में कपड़े कैसे डालते हैं, जैसे मान लो ये कोई कपड़ा है और इसको क्या हम ऐसे डालेंगे छत में, तो ऐसे में जल्दी सूखेगा, या इसको हम पूरा फैला करके, यानी कि जितना भी इसका सरफेस एरिया है पूरा फैला करके डालेंगे तो जल्दी सूखेगा। क्या ऐसे में जल्दी सूखेगा या ऐसे में जल्दी सूखेगा, क्या लगता है आपको। तो देखो, जब हम इस कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, है ना, इसको फैला करके डालते हैं, तो फैला करके डालने से क्या होगा कि इसका जो ज्यादा एरिया है, ज्यादा सरफेस एरिया है, तो ज्यादा पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जब ज्यादा पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा पार्टिकल एक टाइम पे इवेपोरेट होंगे, यानी कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वहीं अगर आप इस तरीके से डालोगे तो एक टाइम पर केवल इतने ही पार्टिकल, जितने सरफेस पे दिख रहे हैं, केवल इतने ही पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इतने ही पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। नीचे के पार्टिकल्स का, नीचे के जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसका टाइम तो बहुत लेट में आएगा, यानी कि ऐसे में कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, है ना। इसीलिए जब हमें कहा जाता है कि कपड़े धुले हुए कपड़े हमें छत में डालने हैं या रस्सी पर टांगने हैं, सुखाने के लिए डालने हैं, तो हम हमेशा उसको फैला करके डालते हैं। या कोई मान लीजिए हम अपना हैंकी धोते हैं तो हैंकी धो करके हम उसको पूरा फैला करके डालते हैं। क्यों डालते हैं फैला करके, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। अगर हम उसको इकट्ठा करके डालते हैं तो सरफेस एरिया कम है, यानी कि एक टाइम पर ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होंगे, वो जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक है, तो चलिए, क्लियर है, समझ में आया कि सरफेस एरिया की वजह से इवेपोरेशन का रेट जो है वो कैसे इफेक्ट होता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो जब दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होती है, डिपेंड यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो उनके बीच में इस तरीके का प्रोपोर्शनल का साइन आता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर, the rate of evaporation of a liquid increase with a rise in temperature। यानी कि इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये दोनों एक डार्क रूम में रखे हुए हैं, है ना, एक अंधेरा कमरा, ठंडा कूल कमरा, वहां पर रखे हुए हैं, और ऐसे ही दो और आपने तैयार कर लिए और उनको आपने छत में रख लिया, और छत में क्या है, बहुत तेज धूप है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जो छत में बीकर रखे हुए हैं या छत में जो भी आपने कंटेनर रखे हुए हैं वो ज्यादा जल्दी उनका पानी इवेपोरेट होगा, और जो डार्क अंधेरे कमरे में बिल्कुल ठंडे रूम में आपने रखे हुए वो जो है जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखा होगा कि सर्दियों में और गर्मियों में जब हम कपड़ा सुखाने डालते हैं, मान लो कोई भी कपड़ा है जल्दी हमें सुखाने डालना है, तो उस गर्मियों में तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं लेकिन सर्दियों में जल्दी नहीं सूखते। किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि सनी डे में, जिस दिन बहुत धूप निकली हुई है, उस दिन कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं अच्छे से, है ना। और एक डल डे है, यानी कि जिस दिन धूप नहीं निकली, पूरे दिन भर धूप नहीं निकली, उस दिन कपड़ों को सूखने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा है टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। जिस दिन सन है, सनी डे है, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। जिस दिन धूप नहीं है यानी कि टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। वैसे ही हमने कहा कि सेम ऐसा ही, जैसे हमारे पास ए वाला बीकर है, ऐसा ही हमने एक और ए वाला बीकर बना लिया, एक और बना लिया। एक को हमने धूप में रख दिया और एक को हमने नीचे अपने घर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो धूप में जो धूप से ज्यादा हीट आएगी, ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, जबकि जो हमने रूम में रखा हुआ है वहां पे इतनी हीट नहीं आ रही है, तो वहां पे ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो इवेपोरेशन का रेट टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। ठीक,
तो सेकंड फैक्टर हो गया। अभी तक हमने दो फैक्टर पढ़े हैं, दोनों ही फैक्टर की वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। दोनों के फैक्टर बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से और टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ठीक है, चलो थोड़ा समझ लेते हैं इसको पहले। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि हमारी एयर जो है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि एयर में वाटर वेपर क्या है, ज्यादा है, तो उसी को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक गिवन टेम्परेचर पे हमारे आसपास की जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि कितना भी पानी रख दो, कितने भी वाटर वेपर बना लो, नहीं। एक डेफिनेट या एक गिवन टेम्परेचर पर जो हमारी आसपास की जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट में ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि एयर में वाटर वेपर का कंटेंट अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज वाई क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन ड्राई डे देन ऑन अ वेट, यानी कि रेनी डे। तो जब रेन होती है ना, रेन के बाद जो है जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है एयर में वाटर वेपर जो है वो ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। अब एयर में पहले से वाटर वेपर है तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम होने लगता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये बीकर है और हवा में पहले से ही क्या है, वाटर वेपर है। तो ये तो वाटर है और हवा में पहले से वाटर वेपर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, हवा में पहले से ही वाटर वेपर है तो क्या होगा, ये सराउंडिंग की हीट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना, क्योंकि वाटर वेपर ने पहले से ही सराउंडिंग की इतनी सारी हीट एब्जॉर्ब की हुई है। लेकिन वो भी काम नहीं है। लेकिन ये है यहाँ पर, ये जो वाटर है अब इसको वेपर में बनने में टाइम लगेगा। ठीक, क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा है और एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, या हम कहें एक गिवन टेम्परेचर पर एयर जो है डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो अगर एक या हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, यानी कि जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन कम हो जाएगा। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब विंड स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब विंड की स्पीड क्या करती है कि इवेपोरेशन को बढ़ाती है या कम करती है? आप खुद से सोचिए। सोच लिया? चलो रीड करते हैं इसको। इट इज नोन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ ड्राई डे। तो आपने देखा होगा जब ड्राई डे रहता है या गर्मियों का टाइम रहता है, ये अभी टाइम जो चल रहा है, इस टाइम पर आप देखोगे कि जो आप कपड़े धुलते हैं या जो भी चीज आप सुखाना चाहते हैं वो जल्दी आसानी से सूख जाती है। लेकिन वही रेनी सीजन अगर चल रहा है ना, और उस दिन धूप भी है तो भी कपड़े जो है सूखने में टाइम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं टाइम सूखने में? क्योंकि बच्चों देखो, पहले से ही एयर में वाटर कंटेंट या वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है, फिर ऊपर से इवेपोरेशन होना है, कपड़ों ने सूखना है तो इवेपोरेशन ही होगा। तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से रेनी डे में या जो वेट डे जिसको हम बोल सकते हैं उस टाइम पर जो है, या हम कहें जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है उस दिन कपड़े जो है आसानी से नहीं सूख पाते हैं। किसके कंपैरिजन में? सनी डे के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विंड की स्पीड की बात करें। दैट फ्लोज ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड the particle of water vapor moves away with the wind, decreasing amount of water vapor in the surrounding. That is why rate of evaporation of a liquid increase with increasing wind speed. चलते यहाँ पे लिखा हुआ क्या उसको समझते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, अब हवा में पहले से ही वाटर वेपर तो है ही, है ना, पहले से मौजूद तो होता ही है ना एयर में वाटर वेपर, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम एयर का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो एयर के कंपोजिशन में क्या होता है, एयर के कंपोजिशन में क्या क्या होता है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक।
ठीक है, और ये एरिया टू एरिया वेरी भी करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि एयर में पहले से वाटर वेपर तो होता है थोड़ा बहुत जो भी है, तो अगर हमें ये जो वाटर है, ये जो कंटेनर है, इससे पानी इवेपोरेट हो पाएगा क्या? ठीक है, तो क्या होगा, अगर विंडी डे है यानी कि उस दिन हवा चल रही है, तो हवा क्या करती है, इन वाटर के वेपर को यहाँ से दूर लेकर के जाती है, वाटर के वेपर को यहाँ से दूर लेकर के जाती है, जिससे कि ये इवेपोरेट जल्दी हो सकता है। जैसे जैसे ये इवेपोरेट हो रहा होगा, जब ये इवेपोरेट होगा तो फिर से इसके आसपास क्या आ जाएंगे, वाटर वेपर आ जाएंगे, फिर रेट स्लो होना चाहिए। लेकिन अगर विंड कंटिन्यू चल रही है तो ये जो वाटर वेपर बनते जाएंगे, ये विंड ने यहाँ से हटाती जाएगी, विंड यहाँ से हटाती जाएगी, और इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि विंडी डे के दिन या हवा से जो है कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं, क्योंकि वो आसपास के जो वाटर वेपर बन रही है उसको वहां से हटा देती है, जिससे कि और वाटर वेपर वहां पर इजिली बन सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि विंड जो है इवेपोरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, विंड की स्पीड जितनी होगी इवेपोरेशन का रेट भी उतना उतना बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की जो आपको समझ में आ गई होंगी। हमने बात की इवेपोरेशन और सरफेस एरिया आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा हमने कहा टेम्परेचर और इवेपोरेशन भी आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। फिर हमने कहा ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसे इनवर्सली कहेंगे। अब आप कहोगे ये भी तो ऐसा ही साइन है जैसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन लिखा गया इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विंड की स्पीड अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। विंड की स्पीड अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, विंड की स्पीड अगर बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। नोट कर लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड भी इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। सम लिक्विड इवेपोरेट एट अ फास्टर रेट while अदर इवेपोरेट एट अ स्लो रेट। तो कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो फास्टर रेट में इवेपोरेट करते हैं, कुछ जो है वो स्लो रेट में इवेपोरेट करते हैं, धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं। लाइक पेट्रोलियम, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा इवेपोरेट मच फास्टर देन वाटर। तो अगर हम बात करें, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, या एसीटोन है। एसीटोन आपने देखा होगा, जो नेल पेंट रिमूवर भी हम जिसको कहते हैं, नेल पेंट रिमूव करते हैं, उसकी बॉटल अगर खुली छूट जाए तो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है कुछ घंटों में, कुछ घंटे या बहुत कम टाइम में ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और अक्सर आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब आप नेल पेंट रिमूवर कहीं पर लगाते हो, जैसे अपने नेल्स पे ही लगाओगे, तो उसके आसपास की स्किन में भी अगर नेल पेंट रिमूवर लग जाता है तो उसी समय गायब हो जाता है ना, उसी समय इवेपोरेट हो जाता है, और वहां पर एक ठंडक भी आपको महसूस होगी। इतना आपको ध्यान रखना है कि ठंडक महसूस होगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना पता है कि कुछ लिक्विड हैं जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल भी जल्दी इवेपोरेट होता है। क्लोरोफॉर्म है या पेट्रोलियम है, ये भी जल्दी इवेपोरेट होते हैं। लिक्विड्स हैविंग स्मॉलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इवेपोरेट फास्टर। ऐसे लिक्विड जिनकी स्मॉल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो जल्दी इवेपोरेट करते हैं। लिक्विड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक इवेपोरेट फास्टर। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है, ये भी होती है, कि जिन लिक्विड्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर वो वीक है तो वो भी जल्दी इवेपोरेट करते हैं। है ना, दो चीजें हैं, एक का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो वो इवेपोरेट भी तो करेगा जल्दी। द लिक्विड विच इवेपोरेट फास्ट आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। और ऐसे लिक्विड जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं उन्हें वॉलेटाइल कहा जाता है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे एसीटोन की, ठीक है, एसीटोन, एसीटोन भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि डेली लाइफ में यूज होता है ना, गर्ल्स के तो डेली लाइफ में यूज होता ही है एसीटोन।
बाकी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप देखोगे कि लेबोरेटरी में भी एसीटोन काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है वो हम आगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लो एसीटोन है, इसके अलावा हमने बात की पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, यहाँ पर अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, और भी कई एग्जाम्पल होते हैं। इन्हें कहा जाता है वॉलेटाइल लिक्विड, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लिक्विड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड भी होते हैं, लेकिन यानी कि जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वॉलेटाइल लिक्विड की ही बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो आप समझ गए हैं जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक तो जिनके बीच का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कम हो, वो जल्दी इवेपोरेट करते हैं। दूसरा, जिनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, कम हो या वीक हो, वो भी जल्दी इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है चैप्टर का। वो है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, यानी कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठंडक ये करता है इवेपोरेशन। अब ये कैसा होता है, जैसे हमने अभी एसीटोन का एग्जांपल लिया, हमने क्या कहा कि ठीक है, मान लो इस तरीके से हाथ, ठीक है, चलो मान लो ये कोई हैंड है, तो जब आप नेल पेंट इसमें लगा रहे होते हो, ठीक है, नील पेंट मान लो आप इस पे लगा रहे हो, तो कभी कभी वो आपकी स्किन में इस तरीके से स्किन के आसपास भी लग जाती है, तो आप क्या देखते हो, तुरंत हाथ कैसे होने लगता है, तुरंत वहां पे जो है ठंडक सी महसूस होती है। और अभी हमने पढ़ा कि जो एसीटोन है ये वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल यानी कि वॉलेटाइल का क्या मतलब है, वॉलेटाइल का मतलब है बच्चों कि ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही हम लगाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, एकदम से कूलिंग ये कर देता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, कि वो इवेपोरेट हो रहा है, जिस वजह से वहां पे हमें ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग भी कॉज करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में मटके का पानी जो है वो ठंडा रहता है, तो ऐसा क्यों है। वहीं अगर हमारा आरओ लगा हुआ है जिससे हम पानी पीते हैं, जो भी है, तो उसका पानी तो ठंडा नहीं होता, लेकिन जब हम मटके की बात करें, अर्दनवेल भी जिसे कहा जाता है, तो उसका पानी ठंडा होता है। ऐसा क्यों है कि मटके का पानी ठंडा है इतनी गर्मी में भी, ऐसा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिस वजह से वो पानी ठंडा है। ठीक है, तो वो पानी ठंडा होता है इवेपोरेशन की वजह से। अब इवेपोरेशन कूलिंग तो करता है, ये समझ में आ गया। जैसे हमें कहा जाता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो भी कूलिंग करते हैं, कॉटन के कपड़े कूलिंग नहीं करते, उससे जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग करता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग करता है, लेकिन कूलिंग करता कैसे ये हमें समझना है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।